हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ। तो चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। यहाँ पे आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी का, जो कि आपके क्लास 12th का लास्ट चैप्टर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी होता क्या। देखिए, प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चंस होंगे ना, वो डिपेंड होंगे आपके इवेंट्स पे और कंडीशन पे। इवेंट्स क्या होते हैं और कंडीशंस किस तरीके से गिवन रहती है, वो आपको आगे जाके समझ में आने लगेगा जैसे जैसे आप एक्सरसाइज वगैरह सॉल्व करेंगे। एक दो क्वेश्चन मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर इंट्रोडक्शन फॉर्म में कराऊंगी। बाकी अब यहाँ पे देखिए, प्रोबेबिलिटी जो है वो परसेंटेज पे डिपेंडेंट रहती है, फ्रैक्शन पे डिपेंडेंट रहती है और डेसिमल पे डिपेंडेंट रहती है। डिपेंडेंट इन द सेंस, प्रोबेबिलिटी जो है वो परसेंटेज में भी आपको गिवन रहेगी, फ्रैक्शन में भी गिवन रहेगी और डेसिमल में भी गिवन रहेगी। इन तीनों फॉर्म में ये गिवन रहती है। परसेंटेज इन द फॉर्म 50/100, फ्रैक्शन की बात करो तो 1/2 एंड डेसिमल की बात करो तो 0.5। इस तरीके से भी गिवन रहेंगे आपको प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज, इस तरीके से भी गिवन रहेंगी एंड इस तरीके से भी गिवन रहेंगी। क्लियर होगी इतनी सी बात। अब नेक्स्ट देखिए, ये परसेंटेज या फ्रैक्शन या डेसिमल वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। द नेक्स्ट थिंग इज प्रोबेबिलिटी नेवर बी नेगेटिव। प्रोबेबिलिटी जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। आप जितनी भी वैल्यूज़ देखेंगे प्रोबेबिलिटी की, वो परसेंटेज में हो सकती है, फ्रैक्शंस में हो सकती है, डेसिमल्स में हो सकती है, बट नेवर बी नेगेटिव। ओके, ये एमसीक्यू में 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए कि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। अब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है अगर हमसे पूछा जाए तो प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो 0 से लेके 1 तक होती है। अगर मैं स्केल की बात करूँ तो यहाँ पे क्या होता है हमारा नेगेटिव, यहाँ पे क्या होता है हमारा पॉजिटिव, यहाँ पे हमारा 0 एज अ स्केल, यहाँ पे हम मान लेते हैं 0 के बाद हमारी 1 2 3 इस तरीके से सीरीज चलती है। प्रोबेबिलिटी ऐसा बोलता है कि उसकी जो वैल्यूज़ है वो कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए। और हम अगर इसको इंटरवल फॉर्म में लिखना चाहें, इंटरवल फॉर्म मतलब जो आपका क्लोज और ओपन ब्रैकेट हम लोग यूज़ करते हैं ना, ये आपका क्लोज रहता है, ये आपका ओपन ब्रैकेट रहता है इस तरीके से कर्व वाला, तो इसको जो हम यूज़ करते हैं वही हमारा इंटरवल होता है। इसको हम लिखते कैसे, एक तो अगर ओपन रहता है तो हम इस तरीके से लिखते हैं ग्रेटर और लेस देन, और अगर क्लोज रहता है तो ग्रेटर और इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू, इस तरीके से लिखते हैं। वही चीज़ यहाँ पे हुई है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से 1 तक होनी चाहिए। इसको हमें इंटरवल फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 0 से ग्रेटर एंड इक्वल टू एंड 1 से लेस देन एंड इक्वल टू प्रोबेबिलिटी की वैल्यू। और हम इसको नॉर्मल इंटरवल फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, क्लोज ब्रैकेट 0 to 1 एंड 1 भी जो रहेगा वो क्या होगा, क्लोज्ड होगा, बिकॉज यहाँ पे दोनों साइड क्या है, इक्वल का साइन है। ये चीज़ क्लियर हो गई है। ये चीज़ भी 1 मार्क्स में आ सकती है, इसलिए ये भी आपको पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है, इंटरवल फॉर्म में भी और बेसिक जो हमारे ग्रेटर और लेस देन के साइन होते हैं उसके फॉर्म में भी। अब नेक्स्ट चीज़ है कि प्रोबेबिलिटी को हम लोग लिखते कैसे हैं। PE which is equals to number of फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। जो हमारे फेवरेबल आउटकम है वो अपर साइड में लिखे जाएंगे और जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम होंगे वो हमारे डिनोमिनेटर में लिखे जाएंगे। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। नेक्स्ट रहेगा आपका प्रोबेबिलिटी PE प्लस PE बार विच इज़ इक्वल्स टू 1। PE बार का क्या मीनिंग होता है, जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि PE बार आखिर है क्या और किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट थिंग इज PA यूनियन B विच इज़ इक्वल्स टू PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। ये सारे फॉर्मूले जो हैं वो आपको यूज़ में आएंगे किस में, जब हम लोग इंटरवल्स फाइंड करेंगे। इंटरवल्स फाइंड करने में और कंडीशंस फाइंड करने में हमें ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा, ये जो फॉर्मूले हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, बिकॉज आपके जो कंडीशंस वाले क्वेश्चंस होंगे ना प्रोबेबिलिटी में, वही सबसे ज़्यादा डाउट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला है A intersection B which is equals to PA plus PB minus PA union B. Then PA upon B which is equals to, इसका फॉर्मूला क्या होता है, probability of A intersection B upon probability of B। इसी को अगर हम नंबर के फॉर्म में गिने, मतलब नंबर के फॉर्म में क्यों, ये चीज़ हम यूज़ करते हैं जब हमें सैम्पल स्पेस गिवन नहीं रहती है या फिर हमें सैम्पल स्पेस डायरेक्टली नहीं इंट्रोड्यूस कराई जाती है, तब हम लोग हमारी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से सॉल्व करते हैं। बट अगर हमें क्वेश्चन में इवेंट्स में ए की वैल्यूज़, मतलब ए सेट की वैल्यूज़ दी हुई हैं, बी सेट की वैल्यूज़ दी हुई हैं नंबर के फॉर्म में, तब हम कौन सा यूज़ करते हैं, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ बी। तब ये फॉर्मूला यूज़ होगा जब आपकी नंबर की बात की जाएगी, और जब आपकी प्रोबेबिलिटी फॉर्म की बात की जाएगी तो ये फॉर्मूला यूज़ होगा। फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है, बस यहाँ पे पी है, यहाँ पे एन है, और कोई डिफरेंस नहीं, बाकी चीज़ बिल्कुल सेम लिखी हुई है, बस पी और एन का डिफरेंस। एन इसलिए बिकॉज यहाँ पे नंबर्स आ जाते हैं, इसलिए बोला जाता है कि नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी। इतना क्लियर हो गया। सिमिलरली इसी का उल्टा अगर हम देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन A which is equals to PA intersection B upon PA which is equals to number of A intersection B upon number of A। इतनी चीज़ क्लियर होगी। इसको बस प्रोबेबिलिटी P में लिखा गया और इसको n नंबर्स के फॉर्म में लिखा, बाकी कोई चेंज नहीं है, फॉर्मूला बिल्कुल ही सेम है।
अब देखिए एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। फर्स्ट है अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स वेयर। देखो एक कॉइन है जिसको हमने 3 बार उछाला है। जो कॉइन होता है ना, हमारा सिक्का होता है, एक साइड होता है हमारा हेड, एक साइड होता है हमारा टेल। तो इन्होंने क्या कहा है कि उस कॉइन को हमने 3 टाइम टॉस किया, 3 बार उसको उछाला गया। अब उसमें कुछ कंडीशंस बोली गई। पहली कंडीशन क्या है कि ई विच इज़ इक्वल्स टू एटलीस्ट 2 हेड। एक कंडीशन है हमारी कि जो सिक्का उछाला गया था उसमें एटलीस्ट 2 हेड आए हैं। एक कंडीशन ये हो गई। सेकंड कंडीशन है एट मोस्ट 2 हेड्स, और दूसरी कंडीशन ये कि एट मोस्ट 2 हेड्स आए। एटलीस्ट का मीनिंग क्या होता है और एट मोस्ट का मीनिंग क्या होता है? एटलीस्ट का मीनिंग होता है कि 2 और 2 से ज़्यादा, मतलब जितने नंबर्स उसने बोले हैं उससे ज़्यादा कंडीशन पॉसिबल है। और वहीं पे अगर हम एटमोस्ट की बात करें तो एटमोस्ट का ये मीनिंग है कि अगर उसने ये कहा है कि 2 हेड आने चाहिए तो मतलब 2 से ग्रेटर नहीं आएंगे, 2 आएंगे और 2 से लेस देन आएंगे। एटलिस्ट में ग्रेटर वाली चीज़ मतलब ग्रेटर हो सकता है। जैसे अगर यहाँ पे बोला गया है कि 2 हेड, तो हम 2 हेड के साथ साथ 3 हेड्स भी ले सकते हैं। बट वहाँ पे जहाँ पे एफ लिखा हुआ है वहाँ पे क्या बोला गया? एट मोस्ट 2 हेड्स। एट मोस्ट का मीनिंग हो गया कि अगर उसने 2 हेड्स की बात करी है तो आपको 2 हेड से कम ही लेने हैं। एक तो 2 हेड लेना है और 2 हेड से कम ही लेने हैं, 2 हेड से ग्रेटर नहीं होगा। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मोस्ट लिखा है मतलब बड़ी चीज़, मतलब 2 के बाद वाली चीज़ें भी हम ले सकते हैं, और लेस लिखा है तो मतलब कम। बट यहाँ पे उल्टा होता है। एटलिस्ट का मीनिंग होता है कि 2 हेड अगर लिखा है तो 2 हेड और 2 हेड से ज़्यादा हो सकते हैं, बट 2 हेड से कम नेवर बी एक्सेप्टेड। ओके, 2 हेड से कम एक्सेप्ट नहीं है। और वहीं पे एट मोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे लिखा गया कि 2 हेड्स चाहिए, तो 2 हेड और 2 हेड से कम, 2 हेड से ग्रेटर जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ पे 2 हेड से कम एक्सेप्टेबल नहीं है एटलिस्ट में, और एट मोस्ट में 2 हेड से ग्रेटर एक्सेप्टेबल नहीं है। क्लियर होगी इतनी चीज़? एक नॉर्मल सैम्पल स्पेस अगर हम बनाते हैं इसका कि 3 बार जब कॉइन टॉस होगा तो आखिर क्या क्या आएगा। पहली प्रोबेबिलिटी है कि तीनों साइड हेड आए, दूसरी प्रोबेबिलिटी है कि 2 हेड और 1 टेल आए, थर्ड इज हेड टेल हेड, नेक्स्ट इज हेड टेल टेल एंड देन टेल हेड हेड। इसके बाद की प्रोबेबिलिटी क्या है? टेल हेड टेल। देन नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या है? टेल टेल हेड। एंड द फाइनल इज तीनों साइड में क्या जाए हमारा? तीनों बार में हमारा टेल आए। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। ये एक नॉर्मल सैम्पल स्पेस है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ देखिए, हमें बोला गया था एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट 2 हेड का मतलब क्या है कि 2 और 2 से ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन कौन है जो 2 है और 2 से ग्रेट ज़्यादा है मतलब, तो यहाँ पे देखिए ये 3 टाइम्स है, 2 से ग्रेटर हुआ तो ये भी आएगा। नेक्स्ट ये, इसके बाद ये भी आएगा, और इसके बाद देखिए कौन सा है ये। लेकिन उससे कम वाले जितने भी है वो हमने नहीं लिए इसमें, क्योंकि वहाँ पे क्या लिखा गया था? एटलीस्ट लिखा गया था। एटलीस्ट का क्या मीनिंग है कि 2 और 2 से ज़्यादा जितने भी सैम्पल स्पेस में हेड आ रहे हैं वो सारे एक्सेप्टेबल हैं, लेकिन 2 से कम वाले जितने भी सैम्पल स्पेस में हेड टेल है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब हम एफ पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा गया एटमोस्ट 2 हेड। एटमोस्ट का मीनिंग क्या होता है? 2 से कम और 2 हेड होने चाहिए और 2 से कम हेड होने चाहिए। 2 से ज़्यादा हेड एक्सेप्टेबल नहीं है कंडीशन में, ये इसका मीनिंग होता है। तो देखिए अब यहाँ पे हम 2 वाले देख लेते हैं। एक ये है, एक ये है, एक कम वाले जो 2 से कम है वो कौन कौन से हैं? हेड टेल टेल, टेल हेड हेड एंड टेल हेड टेल, ये भी आएगा और साथ ही साथ में ये वाला भी आएगा। बिकॉज मैंने क्या बोला? 2 से कम जितने भी हैं 0 भी माना जाएगा कि 0 हेड भी 2 से कम में ही आता है, तो इसलिए वो भी किस में आएगा? हमारा एटमोस्ट में आएगा। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब हमें थर्ड फॉर्मूले के लिए क्या निकालना पड़ेगा? इनका इंटरसेक्शन। तो ई इंटरसेक्शन एफ, इन दोनों में कॉमन देखिए क्या चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या कॉमन है? हेड हेड टेल, नेक्स्ट इज हेड टेल हेड एंड द अनादर इज टेल हेड हेड। ये तीनों इनमें कॉमन है तो हमने लिख लिया। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ विच इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें ये क्या था, हमारे पास कितने एलिमेंट्स, सॉरी कितने हैं सेट में एलिमेंट्स जो हमारे प्रोबेबिलिटी के वो हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 3 है, और टोटल हमारा जो सैम्पल स्पेस है वो कितना है? 2 2 4 5 6 7 8 8 है। टोटल जो सैम्पल स्पेस है वो कितने हैं? 8 है, और उसमें से इंटरसेक्शंस कितने हैं? 3 है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 3/8। इसी तरीके से हम एफ के लिए देखते हैं। यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7 है, और टोटल सैम्पल स्पेस कितना है? 8 है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? पी एफ विच इज़ इक्वल्स टू 7/8। अब ये चीज़ फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। इंटरसेक्शन क्या है? 3/8, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी है? 7/8। 8 से 8 कैंसिल, क्या आंसर आ रहा है हमारा? ये गलत है। यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा? 3/7। क्लियर हो गया? ये हमारा आंसर है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। यहाँ पे नंबर्स में लिखा हुआ है
देखिए A विच इज़ इक्वल्स टू 135, B विच इज़ इक्वल्स टू 23 एंड G विच इज़ इक्वल्स टू 2 3 4 5। हमें क्या क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है कि P A अपॉन B एंड B अपॉन A, ये दोनों चीज़ें हमको फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम नंबरिंग में देखें तो नंबर्स तो हमें गिवन है A और B, तो हम डायरेक्टली क्या फाइंड करेंगे इसके फॉर्मूले के लिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो यहाँ पे देखिए A ये रहा और B ये रहा, इन दोनों में कॉमन क्या है? आप बताइए, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है? कोई भी एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं दिख रहा है सिवाय किसके? 3 के, है ना, सिवाय 3 के इसमें कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं दिख रहा है। तो कितने एलिमेंट यहाँ पे कॉमन में आ रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एक। इसके बाद नेक्स्ट देखिए हमें पी ए कितने गिवन है? 1 2 3, तो यहाँ पे पी ए हमने 3 लिख दिया। पी बी कितने गिवन है? 1 2, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। इतनी चीज़ क्लियर होगी। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, पी ए अपॉन बी विच इज इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन बी। तो यहाँ पे देखिए ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 1, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है हमारे पास? 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। तो क्या आंसर आ गया हमारा? 1/2। अब सिमिलरली पी बी अपॉन ए में देखते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। जो चीज़ यहाँ पे होगी वही चीज़ प्रोबेबिलिटी में डिनोमिनेटर साइड में आएगी। इतनी चीज़ क्लियर है ना? अब यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है? 1, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है हमारे पास? 3, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3। क्लियर हो गया? आई होप आपको कुछ तो इंट्रोडक्शन में इतना समझ में आ गया होगा कि एटलिस्ट एटमोस्ट क्या होते हैं, सैम्पल स्पेस किस तरीके से बनती है, एंड नेक्स्ट इज हमारा सेट जो है उसको किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं इन द प्रोबेबिलिटी। इतनी कुछ बेसिक चीज़ें तो आपको समझ में आ ही गई होंगी आई होप। तो इंट्रोडक्शन अगर आपको क्लियर होगा तो आपकी जो एक्सरसाइज है वो अपने आप ही आपको ईजी लगने लगेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।